चीनू के जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो जाएगा, नहीं? कहो तो मैं रिटायर हो जाऊं। अभी एजुकेशन लोन और रिटायरमेंट के खर्चे? ना बाबा ना। और अगर रिटायरमेंट ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो फिर हो जाओ रिटायर। और वैसे भी शाम की चाय साथ पीना काफी रोमांटिक है, नहीं? चले। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। सेकंड इनिंग से पहले LIC। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। साथ में है अंशुमान जी फ्रेम में, और ये है अर्थात। कैसे हैं अंशुमान जी? जी, आप सबका स्वागत है अर्थात के इस विशेष संस्करण में जो बजट से ठीक पहले आपको के पास पहुंचेगा। हाँ, मतलब 1 फरवरी को बजट आना है, 31 तारीख को ये अंक अर्थात का लोगों के बीच पहुंच रहा है। और आगे बढ़ने के पहले हम एक पिछला अर्थात जो है उसका रिकैप आपको बता दें कि क्या था। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। लोकतंत्र में जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के दरमियान हमारी और देश की संस्थाओं की क्या जिम्मेदारी बनती है, और देश को और किसी भी राष्ट्र को उन शक्तियों का और उन जिम्मेदारियों का कैसे वहन करना चाहिए, कैसे उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। इस अंक में पिछले अंक में हमने बात की थी। और आगे बढ़ने के पहले अंशुमान जी जल्दी से इस बार इंडिया टुडे हिंदी के अंक में क्या पढ़ा रहे हैं? इस बार का अंक सिद्धांत रिपब्लिक डे का स्पेशल अंक है, जिसमें हम क्योंकि भारत का 75वां गणतंत्र बहुत करीब है, तो हमने इंडिया टुडे में ये जानने की कोशिश की है कि अगर अगर अलग अलग क्षेत्रों में भारत की गणतंत्र की यात्रा क्या रही है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, समाज के विभिन्न क्षेत्र, बराबरी के विभिन्न क्षेत्र, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी खामियां बची हुई हैं जिन्हें अभी देखने की या जिन्हें केंद्रित करने की और जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि एक पूरा का पूरा युग बदल रहा है महामारी के साथ, एक नया दशक भी शुरू हो रहा है। इस दशक के प्रारंभ का जो पहला गणतंत्र दिवस है, इसे हमने पीछे पलट कर देखने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ गणतंत्र की क्या स्थिति और कौन कौन से कील कांटे और पुर्जे दुरुस्त करना जरूरी। जी, और आगे बढ़ते हैं, अर्थात पे आते हैं। इस बार के अर्थात का आपने शीर्षक दिया हुआ है सबसे बड़ी कसौटी। जाहिर सी बात पर है कि हम ये पहले भी डिस्क्लोज कर भी चुके थे लोगों को कि हम अगला अर्थात प्री बजट अर्थात लेकर आएंगे, जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। और अंशुमान जी, अर्थात में सॉरी बजट में बहुत सारे इम्तिहान पास करने हैं आगामी बजट को। वो बजट उस समय आ रहा है जब देश लगातार मंदी से गुजर रहा था। वो बजट उस समय आ रहा है जब सरकार ने खुद $5 ट्रिलियन का नाम लेना बंद कर दिया था, जो उनके 2019-20 वाले बजट का की टैगलाइन थी, जो उनके बजट की। और ये बजट उस समय आ रहा है, नया दशक जब शुरू हो रहा है, और कोविड के कारण जो एक भयावह स्थिति इकोनॉमी में आई है, अर्थव्यवस्था में आई है, हजारों लाखों लोग जॉब से बाहर हो चुके हैं, करोड़ों परिवार इससे प्रभावित हैं, पैसे नहीं है हाथों में, सरकार को नौकरियां लौटानी है ये अपेक्षा की जा रही है, पैसे लोगों के हाथ में रखने हैं, असमानताएं जो हैं इस बजट के पहले आ रही हैं, असमानताओं को एड्रेस करना है। मतलब एक ये भी बात हो रही है कि ईज ऑफ लिविंग को भी मेंटेन करना है। अंशुमान जी। सिद्धांत, ये अर्थात बहुत खास है टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा बजट अपेक्षाओं और सरकार की चुनौतियों और उनके डिलीवरी के बीच में खड़े होते हैं। पर आमतौर पर सरकारें बजट से पहले जब चर्चा करती हैं तो उनके पास दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते हैं अपनी अपेक्षाएं लेकर, उद्योग की, किसानों की, इंडस्ट्री की, इन्वेस्टर्स की। आम लोग नहीं होते, जबकि इसे आम बजट कहा जाता है। आमतौर पर सरकारें कभी भी या बजट बनाने से पहले उन लोगों से बात नहीं करती जिनके लिए ये बजट होता है। जी, जैसे कृषि कानून के बारे में कहा जा रहा था। हाँ, जैसा कि आपके काम आमतौर पर कानूनों के बारे में कहा जाता है। तो इस समय जहां हम खड़े हैं और जहां मंदी और जिससे सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है कि बड़े उद्योग सबसे कम प्रभावित हुए हैं और नीचे छोटे उद्योग, इनफॉर्मल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सरकारों के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो लोगों से संवाद कर सकें जिनके लिए बजट बनाया जाता है। और इसलिए हम आज इस बजट को जब आप देख रहे हैं तो कम से कम अपने दर्शकों को, ललन टॉप के दर्शकों को, अर्थात के दर्शकों को एक कसौटी दे सकते हैं, उनके हाथ में एक चेकलिस्ट दे सकते हैं, एक ऐसी चेकलिस्ट
जिसे वो बजट सुनते समय टिक लगाकर देखें कि ये बजट उनकी जिंदगी में कोई बदलाव लाएगा कि नहीं लाएगा। और ये सवाल इसलिए इस तरह जानना जरूरी है क्योंकि हम एक बड़ी मंदी के बाद, बड़ी महामंदी की छाया में इस बजट को सामने देखने जा रहे हैं। यहाँ 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के बड़े पैमाने पर कारोबार बंद हुए हैं। तो बड़े बड़े आंकड़े, ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े, घाटे के आंकड़े, बड़े बड़े आवंटनों के आंकड़ों से अलग कल जब बजट सुने आप लोग जब सुन रहे हो तो इसे याद रखें कि इस बजट को नापने की आपकी कसौटी क्या होगी। और इसलिए अगर आप बहुत तर्कसंगत उम्मीदें नहीं रखते हैं सरकार के बजटों से बहुत आपकी अगर बहुत रीजनेबल उम्मीदें या होप नहीं है, या आप भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है उसकी हकीकत से गाफिल हैं, उसके बारे में नहीं जानते, तो आपको हमेशा निराश होने की तैयारी रखनी चाहिए। और इसलिए बजट आमतौर पर बहुत जल्दी सुर्खियों से उतर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बजट जब तक पास होता है कमेटियों से निकलकर, तब तक लोग उस बजट के आधे प्रावधान भूल चुके होते हैं कि उनका असर क्या हुआ। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? वित्त मंत्री ने सीआई के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये नेवर बिफोर बजट है, यानी अभूतपूर्व बजट होने वाला है, ये उन्होंने कहा था। जबकि हमारा लाना भी होगा उनको, हाँ, हमें अभूतपूर्व बजट लाना भी होगा, जबकि हमारा इतिहास से बताता है कि बजट ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या 1 महीने में भूतपूर्व हो जाते हैं। जैसे ही वो बजट सुर्खियों से उतरे और कमेटियों के पास गए, उसके बाद सारी चीजें हस्ब मामूल हो जाती हैं। अब ये बजट वास्तव में से अभूतपूर्व होना पड़ेगा। अभूतपूर्व होना इसलिए उससे कम पे काम नहीं चलेगा क्योंकि हम 1952 के बाद सबसे गहरी मंदी में हैं, सबसे गहरी मंदी में खड़े हुए हैं। वो बीरबल की जो पुरानी कहानी है ना, कि जिसमें ये कहा गया था ना कि वो एक फकीर था, एक तपस्वी था, जो दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में नदी में खड़ा था, और जब उसे इनाम देने की बारी आई तो बादशाह के मुंह लगे दरबारियों ने कहा कि नहीं साहब, ये चंद्रमा से गर्मी ले रहा था। बीरबल को ये बात समझ में नहीं आई, तो वो चले गए और 3 मंजिल ऊंची हांडी पे नीचे आग जला के खिचड़ी पकाने लगे। ये दोनों असंभव परिस्थितियां हो जाएं, चंद्रमा से गर्मी मिल जाए दिल्ली की सर्दी में और 3 मंजिल ऊंची टंगी हांडी पर खिचड़ी पक जाए, लेकिन ये बजट अगर अभूतपूर्व नहीं हुआ, वास्तव में अभूतपूर्व नहीं हुआ तो ये हमें इस मंदी से उबारने में या उन पैमानों पर खरा नहीं उतरेगा, उन उम्मीदों पर या उन जरूरतों को पूरा नहीं करेगा जो अर्थव्यवस्था को इस समय चाहिए। और इसे अभूतपूर्व बनाने के लिए सिद्धांत इसकी पूरी इबारत बदलनी पड़ेगी, पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। क्या वित्त मंत्री उन्हीं डिब्बों में, उन्हीं खांचों में, उन्हीं मदों में आवंटन करके इसको 2020 या 2019 या 2016 की तरह बजट बनाएंगे, या ये महामंदी के बीच का बजट होगा? इन दोनों में बुनियादी रूप से बड़ा फर्क है। और इसलिए जब वित्त मंत्री ने कहा कि ये नेवर बिफोर या भूतपूर्व बजट होगा तो लोगों की उम्मीदें बनी कि लगभग वैसा बजट नहीं होगा, क्योंकि बजट तो हर साल आते हैं। एक केंद्र का बजट आता है, 29 राज्यों के बजट आते हैं और एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आते हैं। आप और हम, देश के लाखों करोड़ों लोग, अगर इस बजट को सारे आंकड़ों से छानकर, सारी चीजों से छलनी लगाकर किन्हीं 2 चीजों पर देखना चाहेंगे तो इस सिर्फ 2 पैमानों पर कसा जाएगा। नंबर 1, क्या लॉकडाउन में गई नौकरियां इस बजट के बाद लौटेंगी? जितने जॉब्स का लॉसेस हुआ है, जितने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का लॉसेस हुआ है, जितने कारोबारों का नुकसान हुआ है, इस बजट के बाद क्या वो वापस आएंगे और कब तक वापस आएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि सरकारी कर्मियों के डीए से लेकर, सरकारी कर्मचारियों का डीए से लेकर लाखों निजी कंपनियों, छोटे कारोबारों में जो वेतन काटे गए हैं, वे वापस हो जाएंगे इस बजट के बाद के? ये 2 बुनियादी टॉप लाइन एक्सपेक्टेशंस या कसौटियां हैं जिन पर हम इस बजट को कसेंगे, और वो सारे लोग कसेंगे जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार ने किस खाते में या किस मंत्रालय के विभाग में कितना आवंटन किया है। ऐसा इसलिए है, और यही शायद बुनियादी रूप से बजट को नापने का हमेशा का पैमाना होना चाहिए था, पर इस बार ये पैमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की तासीर फर्क है। भारत दुनिया का सबसे सशक्त और सबसे बड़े आर्थिक लोकतंत्रों में है। राजनीतिक लोकतंत्र है कि नहीं, इस पर बहस अलग अलग मंचों से हो रही है, पर भारत 100% आर्थिक लोकतंत्र है। आर्थिक लोकतंत्र वो देश होते हैं जहां देश की अर्थव्यवस्था को सरकारें नहीं, लोग चलाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा लाखों लोगों के 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए के खर्च का होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय समुदाय वाली पांत में खड़ी होती है, जहां देश का आधे से ज्यादा जीडीपी, लगभग आधे से ज्यादा जीडीपी आम लोगों की खपत खर्च से बनता है, सरकार के कर्ज से, सरकार के निवेश से नहीं।
हमारे यहाँ 60 से 65% जो जीडीपी है, जो 200 लाख करोड़ का जीडीपी था लॉकडाउन से पहले, जो 193-194 लाख करोड़ रुपए का है, उसका 65 से 70% हिस्सा अर्थव्यवस्था का हिस्सा सिर्फ हमारी और आपकी खपत और खर्च से बनता है। और ये प्रतिशत हमें ध्यान रखना होगा चीन से दोगुना है। यानी चीन के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हमारे देश में सरकार अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हम पर ज्यादा निर्भर है, और सरकार की अपनी अर्थव्यवस्था भी हम पर निर्भरता के कारण चलती है, वो हम पर निर्भर है। तो ये बजट जो भारत के आर्थिक लोकतंत्र की जो बुनियाद है, क्या उससे तालमेल करेगा? और अगर उससे तालमेल नहीं करेगा तो हम मंदी से क्यों नहीं उबर पाएंगे? पहले हम समझने की कोशिश करें, कुछ बड़े आंकड़े देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम बजट में सुनते हैं और वित्त मंत्री एक बड़ा आंकड़ा बोलती हैं और फिर मेजें थपथपाई जाती हैं, तो हमको लगता है कि बहुत सारा पैसा इसमें आ गया। हम लोग आज जब हम लोग खर्चा पानी कर रहे थे तब भी यही बात कर रहे थे हम लोग। ये बात केंद्र सरकार पूरे साल में सिद्धांत 30 लाख करोड़ रुपए का बजट लेकर आती है। पिछला बजट 30 लाख करोड़ का था, अगर इस बार इन्फ्लेशन जोड़ लिया जाए तो शायद थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आप सिर्फ देखें तो ये जो 30 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का बजट है ना, आम लोग 2 महीने में इतना खर्च करते हैं पूरे भारत में। ये 1 साल का एक्सपेंडिचर बनाम लोगों का 2 महीने का एक्सपेंडिचर। 1 साल का जो सरकार का खर्च है हमारे आपके साल भर के 2 महीने के खर्च के बराबर है। यानी 2 महीने में हम उतना पैसा इकोनॉमी में छोड़ देते हैं जितना पैसा सरकार पूरे साल भर में बजट के जरिए बांटने की कोशिश करती है। पूरे देश में जिस पूंजी निवेश से जितने सबसे ज्यादा रोजगार निकलते हैं उस पूंजी निवेश में सरकार का हिस्सा केवल 5%, केवल 5%। यानी अगर 100 रुपए के निवेश की जरूरत है इकोनॉमी में, लोगों को रोजगार देने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, तो सरकार का उसमें कंट्रीब्यूशन 5% है। इसलिए ये बजट 15 दिन में भूतपूर्व हो जाते हैं। अभूतपूर्व तो कभी नहीं होते, 15 दिन में, 20 दिनों में ये सुर्खियों से उतर जाते हैं, क्योंकि सरकार का कंट्रीब्यूशन ही बहुत कम है इसमें, बहुत ही कम है। और ये भारत के आर्थिक लोकतंत्र की अमेरिका में भी यही है, यूरोपियन यूनियन में भी यही है, ब्रिटेन में भी यही है। हम कुछ ऐसे देश हैं दुनिया के जहां सरकार अगर कुछ भी ना करे तो भी अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। सरकार अगर बजट में पैसा ना भी डाले इकोनॉमी में, एक बार काल्पनिक तौर पर आप मान लें, सरकार सिर्फ अपने ही खर्चे निकालती रहे तो भी अर्थव्यवस्था लोगों की खपत से चलती रहेगी। अब इसमें राज्य सरकारों को जोड़ लें, कुछ मोटे आंकड़ों से समझने की कोशिश करें, क्योंकि बजट हमको हमेशा एक दूसरे तरीके से दिखाया जाता है। हम अर्थात में आपको बजट को उस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप समझें, हमें लगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन इस इकोनॉमी में कितना बड़ा है। सरकारों का कंट्रीब्यूशन, बजट आपकी जिंदगी नहीं बदलता, बजट आपकी जिंदगी बदलने के रास्ते बनाने की कोशिश करता है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लगभग 54 लाख करोड़ रुपए साल में खर्च करती हैं, जो जीडीपी का 25 से 26-27% के आसपास है। यानी बाकी जितना बचा हुआ खर्च है इकोनॉमी को चलाने का, वो हमारी आपकी जेबों से निकलता है। ये खर्च भी केंद्र और राज्य सरकारें जितना खर्च करती हैं वो भी तब संभव है जब हम आप और खर्च करें। अगर हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे कंजम्पशन पर डिपेंडेंट है सारा कुछ। हमारे एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है। ये जो खर्च केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें करेंगी वो भी तब संभव है जब हमारी आपकी कमाई बढ़े, हम खर्च करें। क्योंकि जो सरकार बचा हुआ खर्च जो वो नहीं पूरा कर पाती हमसे टैक्स लेकर, उसके लिए वो बचत में से लगाती है, बैंकों से कर्ज लेती है। तो हमारी एक जेब से टैक्स और दूसरी जेब से बचत जाती है। इसके बाद भी, इस सबके बाद भी पूरी इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है। 30 लाख करोड़ का बजट होता है, 30-31 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है। इसलिए जब सरकार ने मार्च से लेकर और अभी तक जो अर्थव्यवस्था में बहुत गहरी मंदी आई और 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज का ढोल पीटा और हमारी अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया, लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया, इसकी वजह यही थी कि वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि सरकार का आत्मनिर्भर पैकेज उसके एक छोटे से हिस्से को भी नहीं बदल सकता था। इकोनॉमी तब बदलती जब लोग खपत करना शुरू करते, लोग खर्च करना शुरू करते। और ना ही ऐसा ही है कि उन्होंने उतना बड़ा अमाउंट एक साथ पंप कर दिया हो और लॉस उससे ज्यादा बड़ा था। हाँ, क्योंकि लॉस बहुत बड़ा था। आप सोचिए कि आज हम 12 लाख से 13 लाख करोड़ रुपए का तो जीडीपी लॉस में खड़े हुए हैं। अगर आप 9% 10% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन देखिए तो सरकार ने जितना आत्मनिर्भर पैकेज के तौर पर वस्तुतः अर्थव्यवस्था को दिया होगा उससे कहीं ज्यादा जीडीपी का नुकसान है। और उस नुकसान को अगर आप मनी की वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो उसका असर बिल्कुल काफी बड़ा हो जाता है। तो हुआ क्या कि जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है, यानी हम लोगों की आपकी खपत, वो पिछले साल 9.5% सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। यानी अगर हम 10 रुपए हम साल में 100 रुपए खर्च करते थे तो हम आज उसको घटा, उसमें से 9.5% की गिरावट आ गई, हमने उसको सिकोड़ लिया, हमारा खर्च सिकुड़ गया।
इसलिए अगर आप बाकी सारे आंकड़े देखो ना, तो कंपनियों का निवेश, बचत, जीडीपी सब इसी रेशियो में गिरा है। अगर लोगों की खपत 9.5% गिरी, तो जीडीपी 8.5 से 9% गिर गया। एग्जैक्टली जितना आप बिल्कुल नाप कर देखिए कि भारत में आम लोगों की खपत में जितना कॉन्ट्रैक्शन होता है, उतना कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में दिखाई देता है। वो कंजम्पशन से सीधा सीधा रिलेटेड है। जबकि सरकार के आंकड़ों में खर्च बढ़ा है, यानी सरकार ने पिछले साल अपनी तरफ से पैकेज दिया, खर्च भी बढ़ाया, पर अर्थव्यवस्था में मंदी का बाल विभाग का नहीं हुआ। मंदी जहां खड़ी थी वहीं वो खड़ी हुई, क्योंकि वो जहां से निकली है वहां तक सरकार पहुंच नहीं पाती। अब यहां दुविधा है इस मंत्री में, और हमारी जो कसौटी जिस पर हम बजट को हम लोगों को कसना चाहिए वो ये कि मंदी दूर करने के लिए वित्त मंत्री एक गहरी दुविधा में खड़ी हुई है। या तो वो सरकार का बजट ठीक कर दें या आपका बजट ठीक कर दें, या तो वो हमारा बजट ठीक कर दें जो मंदी ने बिगाड़ दिया, या वो अपना बजट ठीक कर दें जिसको मंदी ने बिगाड़ दिया। इन दो विकल्पों के बीच में वित्त मंत्री खड़ी हैं, और यहीं से उन्हें तय करना पड़ेगा कि ये बजट अभूतपूर्व होगा, रेडिकल होगा, नेवर बिफोर होगा, ये बजट स्टीरियोटाइप पुराने तरीके का बजट होगा जिसमें नए नामों के साथ कुछ स्कीमें पैकेज करके सामने रख दी जाएंगी और चीजें नहीं बदलेंगी। तो क्या करेंगे सर इस बजट में ये लोग, मतलब? हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात है, भारत में सरकार जितनी बड़ी होती जाती है ना सिद्धांत, हम लोगों के बजट उतने ही छोटे होते चले जाते हैं। एग्जैक्टली। सरकारों का साइज जितना बढ़ता चला जाता है, सरकारों के खर्च जितने बड़े चलते चले जाते हैं। फिर याद दिलाना चाहते हैं कि सरकारों के खर्च बढ़ने से हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि हमारे जीडीपी में सरकार का हिस्सा बहुत छोटा है, और सरकारें जब अपना खर्च बढ़ाती चली जाती है तो हमारे बजट छोटे होते जाते हैं। वो सरकार का खर्च तो डिफेंस वेंस पे होता है। हाँ, उस पे इनफॉर्मल सेक्टर या हमारे जैसे आम इंसानों का क्या, उसको कोई लेना देना नहीं? उस पर नहीं होता। दूसरी और चीज है कि सरकार अपने बढ़ते खर्च को बढ़ाने के लिए क्या करती है, ये हमने इस मंदी में बड़े खुली आंखों से देखा। पूरी दुनिया में किसी भी देश ने अपने यहाँ लोगों की जिंदगी महंगी नहीं की ईंधन की कीमत बढ़ाकर। पूरी दुनिया में कच्चा तेल बिल्कुल सस्ता था, लेकिन पूरे साल सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स इसलिए बढ़ाती रही क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी में कोई पैसा नहीं जाना था, उसे अपने खर्चे चलाने के लिए चाहिए था। ये जो टैक्स लगाए सड़क पुल बनाने के लिए या हमको रोजगार देने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था, क्योंकि सरकार का 75% खर्च तो ऐसा है जिसे वो हिला ही नहीं सकते। 75% खर्च ऐसा है जिसमें रक्षा है, जिसमें सब्सिडी है, जिसमें कर्ज पे ब्याज है, जिसमें पेंशन और वेतन है। इसे पूरा करने के लिए सरकार को अपने खर्च की जो बास्केट पूरा है उसको पूरा करने के लिए हमारी जिंदगी को इस महामंदी के बीच तक महंगा करना पड़ा। कोई भी संवेदनशील सरकार होगी तो शायद ऐसा क्यों करेगी कि जब आपकी तनख्वाह भी कट गई, नौकरियां भी चली गई, फिर भी वो पेट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत भी बॉटम पर है, तब भी वो पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों बढ़ाएगी? अब ये बड़ी दुविधा है। तो मंदी ठीक होगी हमारा बजट ठीक होने से, हमारा और आपका बजट ठीक होने से, और देश की बहुत बड़ी आबादी जो 100 करोड़ की आबादी, जिसमें कम से कम आप मान के चलिए 80 से 90 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, उन परिवारों का बजट ठीक होने से। यानी कि सरकार को लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना होगा। मतलब ये कि सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाना होगा और बहुत सारे टैक्स कम करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे हाथ में अगर हमारा पेट्रोल डीजल का खर्च महीने का 5,000 रुपए है और वो इस बजट के बाद घटकर 4,500 रुपए रह जाता है, तो वो 500 रुपए बचाकर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खर्च कर सकूंगा और उससे उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले को तनख्वाह मिलेगी। सरकार को करना ये होगा, लेकिन यहां सतर्क रहने की जरूरत है। हालात ऐसे हैं कि होगा इसका उल्टा शायद। सरकार हमारा बजट ठीक करने के बजाय हमारा बजट बिगाड़ सकती है इसमें। और इसके अलावा जो भी आपको आकलन और जो भी बड़े बड़े वादे खर्च किए जाएंगे उनका मतलब नहीं। अपने बजट पर असर देखिएगा इसके बाद, और तब मेरे ख्याल से हाँ, मतलब मुझे भी लग रहा है सरकार यही बोलने वाली कि अपनी पीठ मजबूत करिए, लेकिन साफ साफ नहीं बोलेगी। हाँ, तो आप ये मत देखिएगा कि सरकार ने किस पेंशन योजना में या किस सड़क निर्माण योजना में $1,00,000 ट्रिलियन, 2 लाख, जैसे आज ही 3 ट्रिलियन रुपीस की पावर रिफॉर्म की बात हो रही है, जिसमें सरकार 60,000 करोड़ डालेगी, वो भी किस्तों में। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक से आना है। बाकी बात आएगा या बाकी सरकार या प्राइवेट बैंक लगाएंगे। तो अभी स्थिति क्या है कि सरकार से अपेक्षा जिस चीज की है कि वो हमारा बजट ठीक करे, लेकिन वो अपना बजट ठीक करने के लिए हमारा बजट बिगाड़ सकती है। चर्चा जो है कि कोरोना, हम चर्चा कर चुके हैं कि कोरोना से आ सकता है, जीएसटी पर से आ सकता है, ऊंची इनकम वालों के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाने की बात हो सकती है। यानी कि वो सारी चीजें होंगी जो शायद सरकार का बजट ठीक करने की तरफ जाएंगी, हमारे बजट को बिगाड़ेंगी। अब इसलिए मंदी दूर करने की जो लड़ाई है
वो टैक्स और रेवेन्यू के मोर्चे मोर्चे पर आकर फंस गई है। अब दुविधा यह है कि वित्त मंत्री क्या इतनी बहादुर, इतनी साहसी होंगी कि वो तय करें कि इस मंदी में हमें लोगों के हाथ में पैसा छोड़ना है, सरकार के खर्च को कम करना है, सरकार को छोटा करना है। क्या करना है इतने विभागों का, क्या करना है इतने मंत्रालयों का? ये तो एक्सेप्शनल परिस्थिति है जब आपने डीए तक काट दिए, कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें तक काट दी। इस एक्सेप्शनल परिस्थिति में भी हम इतनी बड़ी सरकारों का क्या करें? हम उनके खर्च को सीमित करें, खर्च को फोकस करके कुछ जगहों पर लेकर आए और जितना संसाधन हो सके वो लोगों के हाथ में छोड़ें, जिससे कि लोग इस बात के लिए प्रोत्साहित हों कि वो खर्च करें। और ऐसा होने की संभावना कम दिखती है, और अगर वैसा होता है तो बजट को इस रोशनी में समझिएगा कि आपके बजट पर इसका क्या असर पड़ा, सरकार के बजट से ज्यादा। मुसीबत एक और भी है कि सरकार अपने खर्च का जुगाड़ कर ले, टैक्स लगा ले, हम लोग झेलने को तैयार हैं, हम क्या करेंगे, मजबूर है टैक्स देने के लिए। ग्रीन टैक्स आ रहा है, देखिए जैसे सरकार एक ग्रीन टैक्स है, सेस की बातें हो रही हैं, तो चलिए सरकार, हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार टैक्स लगाएगी तो हमें देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि टैक्स लगाने के बाद भी सिद्धांत बजट जो है वो व्यापक खपत को या मांग को, कोई जो हमारी आपकी खपत है उसको कोई रियायत नहीं देते। जब रियायतें बांटने की बारी आती है तो रियायत केवल कॉर्पोरेट्स को मिलती है, बड़ी कंपनियों को मिलती है। हमने पिछले साल कंपनियों को 1.5 लाख करोड़ का बोनांजा देखा जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई। हुआ क्या, उन्होंने उसको मुनाफों में बदल दिया, एम्प्लॉयमेंट में नहीं बदला, डिमांड में नहीं बदला। उससे उनके मतलब कोई किसी को नौकरी नहीं मिली, कंपनी का ग्राफ अलग बढ़ा, कंपनियों का ग्राफ ऊंचा हो गया। और जो समझदार चतुर सुजान लोग थे जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते थे, उन्होंने सरकार के इस फैसले से कंपनियों, सरकार और इन्वेस्टर्स ने मिलके के जो फायदे थे वो उठा लिए। जो उन कंपनियों में काम करने वाले लोग थे उनकी संख्या तो मार्च में जितनी थी उसकी 1/3 कम हो गई। इस बार हमें ध्यान रखना जरूरी है सिद्धांत की बजट कभी कमजोर नहीं होते। बजट सब एक ही स्ट्रक्चर और ढांचे में के तहत बनते हैं, क्योंकि संविधान का एक ढांचा होता है। 2016 में लेकिन 2016 में अर्थव्यवस्था एक बार गिरी तो फिर उठ नहीं पाई। बजट कमजोर नहीं थे, बजट बहुत अच्छे थे, उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, बड़े बड़े क्रांतिकारी बजट, देश को बदल देने वाले बजट, ट्रांसफॉर्म करने वाले बजट। मतलब ये शुरू हुई ना, ये आप सरकाज़म में नहीं बोल रहे हैं, सच में थे अच्छे बजट। वास्तविकता अब 2016 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट दिख रही है आपको। मतलब हमने 2 बजट देखे बैक टू बैक और उसके बाद भी इकोनॉमी मंदी में चली गई। तो बजटों ने अगर वास्तव में असर किया होता तो भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन से, कोविड से पहले 5% की ग्रोथ रेट पर क्यों खड़ी होती? इतनी सब इंसेंटिव के बाद 2000 मतलब पिछले साल 2019 में सिर्फ बजट ही नहीं, बजट के अलावा सेक्टोरल पैकेजेस की पूरी झड़ी लग गई थी। रियल एस्टेट के लिए अलग पैकेज आया था, एनबीएफसी के लिए अलग पैकेज आया था, बैंक्स के लिए अलग पैकेज आया। कौन से ऐसे रिफॉर्म नहीं थे जो 2018-19 में नहीं हुए थे बजट के जरिए? लेकिन उसका कोई असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा। हम तो जब लॉकडाउन में गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था 5-6 साल के न्यूनतम स्तर पर खड़ी हुई थी और बजटों के बाद थी। तो अगर बजट और अर्थव्यवस्था में कोई रिश्ता समझना हो तो बजटों और जीडीपी की ग्रोथ की तुलना कर लीजिए कि बजट के बाद जीडीपी की ग्रोथ कैसी होती है, या जिन सेक्टर में बजट पैसा डालता है उन सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ होती है। बहुत आसान से समझिए कि पावर सेक्टर के लिए पैसा दिया गया तो क्या पावर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ा आने वाले समय में कि नहीं बढ़ा? इसलिए बजट कभी भी कमजोर नहीं होते, बजट अपनी क्षमता में पूरी ताकतवर रखते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था गिरती है दूसरी वजहों से जिसे बजट संभाल नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है जैसे बजट आंख पे पट्टी बांधे हुए किसी व्यक्ति की तरह होते हैं। मैं इतने साल से बजट कवर करते करते मुझे लगता है जैसे कोई एक ऐसा बहुत विराट गोलिश टाइप का पर्सन है ना, जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है और वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा रख रहा है उठा के। वो 2020 में यहाँ पैसा रख देता है और 2021 में दूसरे हाथ में पैसा रख देता है। पैसे की फिजेटिंग है वो। हाँ, और एक दो कुछ यार मान लीजिए कि वो डिब्बे हैं, उस डिब्बे से निकाल के उस डिब्बे में डाल देता है, उस डिब्बे से निकाल के उस डिब्बे में डाल देता है। वो चीजें सब कुछ वहीं रहती है। जैसे आप आत्मनिर्भर पैकेज को देख लीजिए, मदद किसको चाहिए थी? बेरोजगारों को। एकदम कुछ चाहिए था, कॉर्पोरेट को मदद चाहिए थी, लोगों को मदद चाहिए थी, लोगों का खर्च, जिंदगी जीने की लागत कम होती। टैक्स कहां बढ़ा दिया गया? पेट्रोल डीजल पर, जिससे कि आपकी जिंदगी जीने की लागत और बढ़ जाए। और इसलिए लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद जब हम ये समझ रहे थे कि अनलॉक होगा और रोजगार लौटेंगे, तो बेकारी और महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। यानी जो लॉकडाउन के बाद के महीनों के, हम लोग इस पर आंकड़े पर लगातार, लॉकडाउन के बाद के महीनों में भारत में बेकारी भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी। इस बजट को इस संदर्भ में देखना जरूरी है कि पिछले 1 साल में सरकार अपने स्तर पर मंदी दूर करने की जितनी कोशिश कर सकती थी वो सब कर चुकी है। इतना बड़ा पैकेज आ चुका, आत्मनिर्भर पैकेज आ चुका, सारी चीजें हो चुकी।
बजट के आंकड़े बिल्कुल खुली किताब की तरह हमारे सामने रखे हुए हैं। जिसको भी बजट के आंकड़ों में जरा सी भी दिलचस्पी है, गूगल पर 5 मिनट का सत्य से बता देगा कि भारत रिकॉर्ड डबल फिस्कल डेफिसिट की तरफ जा रहा है। भारत केंद्र सरकार के बजट में 5-5.5 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लॉस है, डिसइन्वेस्टमेंट लूज कर गया है, सरकार ने रिकॉर्ड कर्ज लिया है, अगले साल और कर्ज लेने की है। ये सारे आंकड़े हमारे सामने खुली किताब की तरह रखे हुए हैं। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि बड़ी योजनाओं पे खर्च की तो बात दूर है, सरकार ने एक्ट ऑफ गॉड का सहारा लेकर पिछले साल राज्यों को जीएसटी का पैसा तक नहीं दिया। जीएसटी का बकाया उस पे कितनी बहुत भी पैसा सरकार के पास नहीं था कि वो जीएसटी का जो कमिटमेंट है उसको पूरा कर सके, और उसके लिए उसे आरबीआई से कर्ज की एक स्पेशल विंडो खुलवानी पड़ी। तो सरकार का बजट या सरकार के बजट का हिसाब किताब बिल्कुल खुला है हमारे सामने, उसमें कहीं कोई छिपा नहीं है। अगर वित्त मंत्री वास्तव में इसे अभूतपूर्व बनाना चाहती हैं तो उन्हें इस बार इस बजट को सीधे सीधे सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करना होगा, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, कि कैसे लोगों की आय बढ़ पाए। लोगों ने जो गंवाया है लॉकडाउन के दौरान, नौकरियों के तौर पर, रोजगार के तौर पर, अवसरों के तौर पर, कारोबार के तौर पर, वो वापस कैसे लौटे। क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो महामंदी से जंग सरकार को नहीं लड़नी है। सरकार में बैठे लोगों को कोई समस्या नहीं है, उनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। महामंदी से जंग हमको और आपको और बाकी जो सड़क पर बैठे लोग हैं उनको लड़नी। तो वैसा नहीं हुआ अगर इनके परिवारों के, ये जो देश के करोड़ों परिवार हैं, 60-70 करोड़ 80 करोड़ परिवार, इनका बजट नहीं सुधरा इस मंदी के बाद अगले साल, तो आप ये मान के चलिए मंदी तो खैर दूर होगी, क्या होगी ये तो पता नहीं है, सरकार के पास ये समस्या आ जाएगी कि उसे अपने खर्च करने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। उसके जो अनिवार्य खर्च है उसके लिए भी टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो पाएंगे, और सरकार को बड़े पैमाने पर जोखिम भरे कर्जों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगले साल जो किताब हमारे सामने रखी हुई है, तो ये जो बजट आ रहा है ये कहने को आम बजट है, पर ये बहुत खास बजट है, एक बहुत खास परिस्थिति में आ रहा है। इसकी चेकलिस्ट हमने अर्थात के सामने आपके पास रख दी है। आप तुरंत ये समझ जाएंगे इस बजट को सुनने के बाद, इसके लिए किसी भी अर्थविद होने की जरूरत नहीं है कि इस बजट से आपका बजट सुधरेगा या बनेगा, आपका बजट बिगड़ेगा या बचेगा। इस बजट के बाद आपको जो नुकसान लॉकडाउन के दौरान हुआ, जो भी आप जिस भी पेशे में, कारोबार में, धंधे में, वो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, और वो कब तक लौटेगा। केवल लौटेगा ही नहीं, लौटने के लिए अगर 5 साल बाद लौटे तो कोई फायदा नहीं, कब तक कितनी जल्दी लौटेगा। हाँ, यही 2 बुनियादी पैमाने हैं जिस पर यह बजट कसा जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास खजाने में कुछ भी बड़ा करने लायक संसाधन फिलहाल इस बार उपलब्ध नहीं है। इस चेकलिस्ट के साथ बजट सुनिए 2021-22 का। हाँ, मतलब जो आकलन है, सरकार अपना खजाना तो भरेगी ही। ये देखने की बात है सरकार अपना खजाना भरने के साथ आपको कितनी रियायत देती है। हाँ, सरकार अपना खजाना तो खैर क्या भरेगी, सरकार के पास खजाना भरने की स्थिति तो भी है ही नहीं। सरकार के पास तो भी अपने जरूरी खर्च चलाने की समस्या है सिद्धांत। हमने अभी ब्रिक्स बैंक ने सरकार को सरकारी योजनाओं के लिए, मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए लोन दिया। फाइनेंशियल चैलेंज जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के अंदर दिख रहा है वो बहुत सीवियर है, बहुत गहरा चैलेंज है। इसलिए ये मत उम्मीद कर, इसलिए अगर कोई बड़े बड़े आंकड़े दिए जाए ना तो पलट कर एक बार बजट के डॉक्यूमेंट में देखिएगा भी कि एग्जैक्टली उसके लिए फंड आएगा कहाँ से और वो कितनी लंबी स्कीम है। अभी तो तत्काल ये है कि सरकार के जरूरी खर्च चल जाएं और जो बचे हुए टैक्स संसाधन है वो हमारे आपके खर्च को बेहतर करने में लगाए जाएं। यही अभूतपूर्व बजट की प्रिमाइस है, यही एक अभूतपूर्व बजट की मैट्रिक्स है। वित्त मंत्री इसको साध लेंगे। अगर हमारे जीडीपी का जो 70% हिस्सा है, जो टर्बाइन है, जो बंद हो गई है, उसमें ईंधन आ गया तो सब चीजें दौड़ पड़ेंगी। सरकार को टैक्स भी मिलने लगेगा, बाजार में डिमांड भी होने लगेगी, रोजगार भी आ जाएगा। और अगर उसको ईंधन नहीं मिला तो आप कितना भी बड़ा बजट पेश कर लीजिए, 30 लाख करोड़ का बजट आप 35 लाख करोड़ कर लोगे, 40 लाख करोड़ कर लोगे, लेकिन रहेगा तो वो जीडीपी के जरा से हिस्से, क्योंकि जीडीपी को तो चलाने वाली ताकतें कुछ दूसरी ही है जिनको ताकत चाहिए। उनको ताकत चाहिए, इंजन को दरअसल असली फ्यूल चाहिए। आप ये बदल दीजिए कि साहब हम गाड़ी को रंग पेंट कर दे रहे हैं तो उससे नहीं होगा, इंजन को थोड़ा सा आप गाड़ी के आगे छोटी के बजाय बड़ी लाइट लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंजन में ताकत नहीं होगी तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। इंजन वो है वो जहां हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। कंज्यूमर बेसिकली आपका ईंधन है, कंज्यूमर को आप एम्पावर कीजिए। और भारत के आर्थिक लोकतंत्र की जो ताकत है जो भारत का आर्थिक लोकतंत्र है, बजट उसे ताकत देने से चूक जाते हैं, जबकि वो लोकतंत्र बजटों को ताकत देता है। अगर वो कमाएंगे, वो खर्च करेंगे, वो बचाएंगे, उनको रोजगार मिलेंगे
तो सरकारें इतना खर्च भी कर पाएंगी, इतने इतने बड़े कार्यक्रम भी शुरू कर पाएंगी। नहीं तो ये दुष्चक्र है जो घाटे की तरफ और गहरे घाटे की तरफ ले जाए। हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का समय है सर, क्योंकि पिछले साल परीक्षा का समय ये और ये इस पे ये इन कसौटियों पे परखा जाएगा इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जिस पर कई बार और कई मौकों पर सवाल उठे। हाँ, मतलब आपको बजट वाले दिन बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे टेक्निकल चीजें चर्चा में सुनने को मिलेंगी, लेकिन ये वैसा बजट नहीं है, ये जस्ट अनदर बजट नहीं है कि सीक्वेंस में हर साल आने वाला बजट, ये रिवाइवल का बजट है सर, ये सीपीआर एक्सेप्शनल बजट है, और ये रिवाइवल जहां चाहिए वहां पैसा पहुंचाता है कि नहीं, ये उसका बजट है। इसीलिए मैंने कहा कि यही दो कसौटियां, इन दो कसौटियों के बाद तो फिर बाकी चीजें बुद्धि विलास है और आंकड़े की चर्चा है, जिस पर जो चर्चा बराबर चलती रहे। हाँ, आयुष्मान जी, पिछले एपिसोड से एक दो सवाल है मेरे पास, आप उनका जवाब दीजिए, लोग बड़ा उन पे बातचीत कर रहे हैं। एक हेमंत दास हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाउ द डेवलपमेंट सेक्टर, एनजीओ, यूएनडीपी, सीएसआर, वॉलंटरी इज अफेक्टेड ड्यूरिंग रिसेंट ईयर, कैसे इन पर इफेक्ट पड़ा है? गवर्नमेंट सीम्स टू हैव डेवलप्ड एन एडवर्स माइंडसेट रिजल्टिंग इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर। हाँ, सिविल सोसाइटी पे बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के पास फंडिंग के जो सोर्स हैं वो आमतौर पर या तो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको यूनाइटेड नेशन से फंड आता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड बैंक या इन संस्थाओं से फंड लेते हैं, उन्हें तो उतना असर नहीं पड़ा, हालांकि उनका फंड सिकुड़ जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में पूरी दुनिया के देश कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो कंट्रीब्यूशन उनकी सारी एजेंसियों में बांटा जाता है। लेकिन जो बाकी सिविल सोसाइटी थी, जो प्राइवेट फंडिंग पर चलती है, जिसे लोग चैरिटी में पैसा देते हैं, जिसे कॉर्पोरेट पैसा देते हैं, जिसे इनकम टैक्स बचाने के लिए पैसा दिया जाता है, ऐसी सिविल सोसाइटी के फंड्स पे बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जब पूरी इकोनॉमी की मशीन ही रुक गई तो जो चैरिटी के वर्क थे या जो बाकी चीजों के काम थे उनमें फंड नहीं जा पाया, और ये इससे सिविल सोसाइटी की फंडिंग पर गहरा असर पड़ा है, और उस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनके रोजगार पर भी असर पड़ा है। आने वाले 1-2 साल तक मुझे लगता है ये फंड क्रंच कम से कम सिविल सोसाइटी के लिए तो बना रहेगा, जो किसी ग्लोबल इंटरनेशनल एजेंसी से जुड़ी हुई नहीं है। एफसीआरए को रेगुलेट किया इन्होंने काफी समय तक, 2014 के बाद से एफसीआरए को रेगुलेट करने लगे थे। वो एक दूसरी बहस है कि एफसीआरए को रेगुलेट किया, फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, सिविल सोसाइटी के फिर उसके बेजा इस्तेमाल के भी आरोप लगे सरकार पे सर। हाँ, तो लेकिन अभी तो समस्या ये है कि जो एफसीआरए में अलाउड सिविल सोसाइटीज भी है ना सिद्धांत, उनके लिए भी फंड का चैलेंज है, क्योंकि उनको जो फंड देने वाली संस्थाएं या कंपनियां या कॉर्पोरेट्स है वो मंदी का शिकार है, तो चैरिटी पर उसका गहरा असर पड़ता है। हाँ, अगला सवाल अंशुमान जी ओंकार शर्मा का है। वो सवाल भी नहीं है, मतलब एक शिकायत है उनकी पिछले एपिसोड पे, और काफी लंबी चौड़ी बात लिखवारी है उन्होंने, और कंपैरिजन जो हमने, हालांकि कंपैरिजन क्या ही किया था, हम लोगों ने सीख लेने की बात कही थी। कह रहे हैं सॉरी सर बट यू आर कंपेयरिंग द सिस्टम ऑफ डेवलपिंग नेशन हैविंग $2200 पर कैपिटा इनकम with developed nations with more than $40,000 per capita income. How can you judge India's response with Sweden, whose population is less than one district of Uttar Pradesh? Well, that's the problem with. वो कह रहे हैं कि that's the problem. Humanities guys के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बेंचमार्क नहीं सेट कर पाते, इनका ये आरोप है। और मैं ये चाह रहा था कि सवाल पे हम कायदे से बहस कर लें, बता दें कि हम कहना क्या चाह रहे थे और what the people are perceiving. अगला कह रहे हैं कि just compare the response of India with same per capita income developing nations, then we will get the real picture of Indian state response. नहीं, ये बहस सिद्धांत लंबी हो सकती है। हमने मतलब वो ये कंपैरिजन हमने किया ही नहीं था, मतलब ये पहला पॉइंट तो मेरा ये कंपैरिजन, हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया था। हमने ये बताने की कोशिश की थी कि दुनिया में जो समृद्ध देश हैं, जो बड़े देश हैं और जो छोटे देश हैं, उन्होंने अलग अलग नसीहतें किस बात की ली, और हमारा कंपैरिजन संस्थाओं के लेवल पर था। वो लोकतंत्र के आधार पे था, गवर्नेंस की संस्थाओं के स्तर पर। हमने कहा कि अमेरिका जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, पर वो इस रिसोर्सेज के बाद भी अपने यहाँ हेल्थ केयर को मैनेज नहीं कर पाया। और वहीं ताइवान छोटा सा देश है, पर कैपिटा इनकम में कोई तुलना नहीं है। पर कैपिटा इनकम ताइवान की और अमेरिका की बहुत फर्क है, लेकिन ताइवान ने या न्यूजीलैंड ने या नॉर्डिक कंट्रीज ने अपने यहाँ कैसे उसको मैनेज किया।
हम हमेशा कभी कभी जो पुरानी व्याख्या है उनसे बाहर निकलकर हमें देखने की जरूरत है। जब हमें चाहते हैं कि हम दुनिया में बेहतर बने, हम दुनिया की महाशक्ति हैं, हम तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे ऐसे डिसरप्शन के समय अपने इंस्टीट्यूशंस को कौन चैलेंज के लिए तैयार कर सके। हमारा कहना था कि लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा। भारत ने जानबूझकर अपनी इकोनॉमी पर हिट लिया, इतना बड़ा हिट लिया कि हम इस मंदी से 3 साल 4 साल नहीं उबर पाएंगे। एक IMF ने क्या कहा है कि आप 5.5-6% 2 साल बाद जा पाओगे। हमने हिट शायद इसलिए लिया ना सिद्धांत, क्योंकि हमें पता था कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी इस तरह की नहीं है कि वो एक महामारी को झेल सके, एक डिसरप्शन को झेल सके। तो हमने क्या किया, हमने सारे काम बंद कर दिए और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। ये कैलकुलेटेड रिस्क था जो हमने लिया। आप इसे प्रचार के लिए आप इसे सफलता कह लीजिए, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश थे, उन्होंने इतना रिग्रेस लॉकडाउन नहीं किया कभी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी संस्थाएं इनोवेट करके टाइम से आकर चीजों को रोक लेंगी। सर, तो ब्रिटेन का लॉकडाउन देखिए आप। ब्रिटेन का लॉकडाउन उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हुआ है नए स्ट्रेन के बाद, लेकिन फिर भी वो पार्क में जाने की अनुमति देते हैं, बार चलने दे रहे हैं, रेस्टोरेंट चलने दे रहे हैं वो। तो उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी संस्थाएं इतनी कैपेबल हैं, और अगर हम 70-72 साल में हम ऐसी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, या तो हमें सीखने की जरूरत है। और हमने कहाँ हिट लिया, हमने उसी इकोनॉमी पे हिट लिया जो हमारे रोजगार की सबसे बड़ा हिस्सा था, सर्विसेज इकोनॉमी। जैसे ही लॉकडाउन हुआ हमारी वही इकोनॉमी तबाह हो गई, खत्म हो गई। ये समझना जरूरी है। दूसरी चीज इसमें और एक महत्वपूर्ण बात यह कि पर कैपिटा इनकम की तुलना से ज्यादा गवर्नेंस की इफिशियंसी की तुलना होती है, क्योंकि महामारी या महायुद्ध जैसी चीजों में लोग पूरी तरह सरकार के सिस्टम पर डिपेंडेंट होते हैं, व्यवस्था पर निर्भर होते हैं। और ये पर कैपिटा इनकम की बात भी नहीं है अंशुमान जी, सरकार हाथ में कितना पैसा रखने की बात होती है हर बार। नहीं, आपके हाथ में पैसा था, लेकिन आप लॉकडाउन में कहां खर्च कर पाए? आपके पास था भी नहीं। अगर था भी तो क्या खर्च कर पाए? महामारी की स्थितियों में आप हमेशा ये नापने की कोशिश करते हैं कि महामारी से किस देश ने कैसे सामना किया, और हमने ये बताने की कोशिश की कि कौन सा देश किस रैंकिंग में कहां खड़ा हुआ। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस ने कोविड के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों में कितनी इफिशिएंट गवर्नमेंट रही, इसका एक पूरा इंडेक्स तैयार किया, एक पूरा चार्ट तैयार किया, और वो बताता है कि नॉर्डिक देश क्यों आगे रहे अमेरिका से। क्योंकि नॉर्डिक देशों के सिस्टम इतने फ्लेक्सिबल थे, इतने तेज थे कि उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया समस्या के साथ, और नुकसान को कम से कम, नुकसान तो सबको हुआ, जब महामारी आती तो सबको नुकसान होता, पर कुछ जगह ज्यादा नुकसान हुआ, कुछ जगह कम नुकसान हुआ। ये समझना जरूरी है। ये कंपैरिजन हमें बार बार करते रहना चाहिए। मुझे लगता है ये तुलना हमें लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये आईना हम खुद को भी दिखा रहे हैं और सरकार को भी दिखा रहे हैं। चूंकि हमारे पास समय कम होता है तो हम और ज्यादा उदाहरण लेकर नहीं आ पाए, नहीं तो कोविड के दौरान सरकारों ने अपने आप को कैसे बदला है, कैसे इनोवेट किया है, कैसे नए नए तरीके अपनाए हैं गवर्नेंस के, इसको लेकर दुनिया में लंबी बहसें चल रही हैं। हाँ, मतलब ये व्हाट अबाउटरी नहीं है सर, ये आईना दिखाना है, ये सवाल पूछना है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, और ये हमें हमेशा जानना पड़ेगा कि महामारी के बाद पूरी दुनिया की गवर्नेंस दोबारा रीफ्रेम होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है, जब भी कोई महामारी आई है, जब भी कोई डिस्ट्रप्शन आया, चाहे महायुद्ध या महामारी आई है, तो सरकारों के काम करने के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। क्या वो बदला हुआ तरीका हमको बजट में दिखाई देगा इस सरकार में? क्या सरकार अपने काम करने के तरीके में बदलाव का कोई संकेत इस महामारी के बाद देगी, या हम बिजनेस एज यूजुअल रखेंगे कि हमने 12 करोड़ लोग बेकार हो गए, 1 लाख से ज्यादा लोग खत्म हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था माइनस कंट्रक्शन में चलेगी, पर हम वहीं खड़े रहेंगे, हम वहां से नहीं बदलेंगे? ये हमारा सवाल था, और ये इस गणतंत्र दिवस पर और बजट पर हमारे लिए नसीहत। हाँ, अंशुमान जी, खत्म करने के पहले कुछ लिखना पढ़ना कैसा रहा इस हफ्ते? हाँ, मैं एक तो प्रणब मुखर्जी वाली किताब प्रेसिडेंशियल ईयर्स मैंने पढ़ के खत्म पढ़ लिया आपने भी? हाँ, पढ़ के खत्म की, क्योंकि वो किताब बीच में छूट गई थी पढ़ने से, तो उसको पढ़ के एक तो वो प्रणब मुखर्जी का अपना पीरियड काफी हलचल भरा राष्ट्रपति का दौर रहा, उनका एक पैर एक दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ रहा और एक दूसरे के साथ रहा, तो काफी दस्तावेज हैं। और दरअसल दिलचस्प बात क्या है ना कि प्रणब मुखर्जी या अटल बिहारी वाजपेयी या इनकी, ये हमारे आसपास का इतिहास है, हमारा सबसे ताजा इतिहास है, तो उसके जो संस्मरण और संदर्भ हमको मिलते हैं ना, हमारे वर्तमान को, हमने एक बार किसी अर्थात की चर्चा में कहा भी था कि हमारे वर्तमान को हमारे करीब का इतिहास सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आज से 2000-2500 साल पहले, 1500 साल पहले इतिहास में क्या हुआ, वो हमारे वर्तमान को उतना असर नहीं करता जितना आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या 7 साल पहले क्या हुआ था वो प्रभावित करता है। इस दृष्टि से वो किताब काफी महत्वपूर्ण है,
पिछली बार मैंने हम लोगों ने चर्चा की थी हाउ टू स्टेज ए कू। आजकल में क्योंकि ये ऐसा दौर है जिसमें कि आपको दुनिया के इतिहास से कुछ नई चीजें समझनी चाहिए, तो मैं अमेरिका में हमेशा सिद्धांत एक बहस रहती है कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया के साथ लड़ाई क्यों लड़ी। तो अमेरिकन आर्मी ने अमेरिका के 5 बड़े डायरेक्टर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने काम पर लगाया था और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी व्हाई वी फॉट विद रशिया। ओके। और वो डॉक्यूमेंट्री अपने देश की जनता को ये बताने के लिए थी कि हिटलर ने पूरे यूरोप में किस तरीके का कोहराम मचा रखा था। तो वो डॉक्यूमेंट्री देखने लायक है नेटफ्लिक्स पे। और उसके बाद का एक और चरण है जिस पे हम अगली बार चर्चा करेंगे क्योंकि वो कहानी यही खत्म नहीं होती है। उसमें जो डायरेक्टर्स थे, उसमें जॉन ह्यूस्टन थे, उसमें जॉन फोर्ड थे, उसमें फ्रैंक कापरा थे, और उसमें जॉर्ज स्टीवेंसन थे और एक और डायरेक्टर थे। 5 डायरेक्टर्स थे जो टॉप बेस्ट मूवी डायरेक्टर थे हॉलीवुड के उस समय। उन्हें अमेरिकन सेना ने दुनिया भर में मोर्चों पर भेजा था और पहली बार युद्ध की फिल्मिंग में अलग अलग जगह से जाकर यूरोप से, अफ्रीका से, बाकी जगह से जाकर इन डायरेक्टर्स ने रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और वो इसलिए आज आपको जो वर्ल्ड वॉर का सबसे अच्छा फुटेज दुनिया में मिलता है वो सब इन 5 डायरेक्टर्स की वजह से मिलता है। इन 5 डायरेक्टर्स ने अपनी आराम की जिंदगी छोड़कर युद्ध का रिस्क लिया था। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, उसमें क्या था, इस पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे कि उस पर भी नेटफ्लिक्स में कुछ और भी मसाला है जिस पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। पर ये देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था। नाम बता दीजिए। व्हाई वी फॉट विद रशिया। Why we fought with Russia? अमेरिका में Why we fought with Russia। हमने रशिया के साथ युद्ध क्यों लड़ा। जैसे एक दिलचस्प चीज जो आपको बताएं, जो आपको उस डॉक्यूमेंट्री को देख के पहली बार समझ में आएगा कि हम हमेशा ये सुनते हैं, हम बहादुरी की जब भी चर्चाएं सुनते हैं दुनिया में, तो हमें ये कम पता चलता है कि दुनिया में अगर विश्व युद्ध में सबसे बहादुर फौज कोई थी तो रशिया की। रशिया ने हिटलर के साथ कैसे लड़ाई लड़ी। हालांकि वो लड़ाई स्टालिन के नेतृत्व में लड़ी गई थी जो कि एक तानाशाह था, पर हिटलर ने अपने ब्लिट्जक्रेग बोलते थे उसको, जिस रफ्तार से अमेरिका के बराबर जमीन का हिस्सा रशिया के भीतर दबा लिया था सिर्फ 15 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर। और शहर के शहर रशियन आर्मी ने खुद जला दिए। स्टालिन ने तय किया कि रशिया ये सेना जहां तक आगे बढ़ेगी वहां इसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और फिर कैसे उन्होंने ट्रैप किया नाजी आर्मी को, और नाजी आर्मी को ट्रैप करके जो लड़ाई लड़ी। अमेरिकन डायरेक्टर्स ने अमेरिका के इस युद्ध, रशिया की उस वीरता पे वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसको आपको देख के लगेगा कि वर्ल्ड वॉर के कुछ ऐसे हिस्से जिनके बारे में हमें कम जानकारी है, इसको देखने के लिए। और इससे अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री में क्या हुआ, इसमें फिर हम लोग अगले किस्त में बातचीत करेंगे क्योंकि वो एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री है। जरूर। मैंने वो मंगवाई और उसको पढ़ा मैंने कुछ पेज। हामिद अंसारी की जो नई किताब है बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट। हाँ, हामिद अंसारी की किताब नहीं। हाँ, तो उस पे तो बड़ी बहस है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा भी, जिसपे आज कई जगह खबरें चली हैं कि नरेंद्र मोदी कमरे में आकर बोले कि आप हल्ले गुल्ले में कोई बिल क्यों नहीं पास करते हैं राज्यसभा से, और उस पर वोटिंग क्यों नहीं करवाते हैं। अरे वो बहुत ही ब्लास्टिंग किताब है, क्योंकि हामिद अंसारी का जो आखिरी कार्य दिवस था उस पर नरेंद्र मोदी का जो उस दिन का जो वक्तव्य था वो काफी ज्यादा विवादित था, विवाद काफी हुआ था उस पर, काफी ज्यादा उस पर बातचीत हुई थी। तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया है। होपफुली मैं मतलब बजट का काम था, हम लोग बजट पे रिसर्च भी कर रहे हैं ललन टॉप पे, तो पुराने बजट के किस्से, बजट शब्द कहाँ से आया, तो ये सब चीजों पे छोटी छोटी चीजें निकाल कर ला रहे हैं। तो उसका रिसर्च भी बहुत सारा हो रहा है, कई लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो ये सब भी उस क्रम में पढ़ना लिखना थोड़ा सा कम हुआ है। एक सज्जन कमेंट में कह रहे थे कि सिद्धांत पढ़ता कम है देखता ज्यादा है, तो हाँ इस हफ्ते भी पढ़ाई कम हुई है थोड़ी सी, ये भी कर लीजिए। युद्ध की बात की आपने अंशुमान जी, तो स्पाईक्राफ्ट में देखना शुरू किया है मैंने नेटफ्लिक्स पे। स्पाईक्राफ्ट देखना शुरू किया आपने? अरे वो बहुत ही गजब है। और वो मतलब आप रशिया जो है मॉस्को और लेनिनग्राद की जो एम्बेसी में, यूएस की एम्बेसी थी, रशिया ने 10 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के 10 साल तक अमेरिकन एम्बेसी की हर एक बात की स्पाइंग की थी। वो तो बहुत फेमस एपिसोड है और वो सीरीज भी बहुत अच्छी सीरीज है। मतलब वो इतने तैयारी से बनाए गए हैं और वो बताया गया है कि कैसे जो
अनदेखे और अब 007 की मूवीज में जो स्पाइक क्राफ्ट देखते हैं वो असल में मौजूद हैं कई सारे ऐसे क्राफ्ट। वो तो काफी कमाल की सीरीज, मतलब ये भी यूएस को तो अपनी बिल्डिंग तोड़ के बनानी पड़ी थी दोबारा। हाँ बिल्कुल समझ। वो तो बहुत प्यारी है। और दूसरी चीज वो मैंने देख डाली, मतलब वो किताब जब आई थी मैं तभी पढ़ गया था, द व्हाइट टाइगर। तो वो फिल्म अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। तो हाँ फिल्म रिलीज हो गई, मैंने देख नहीं पाया, मेरे पास अभी उसके लिए समय नहीं मिला। मैं तो असल में इन चीजों को तलाशने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब मैंने वो आपको सजेस्ट किया था ना कि हाउ टू स्टेज ए कू, जब मैंने देखा तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे ये देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे हिस्से फिल्म इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन में कैसे काम करती है, जब कोई मेजर क्राइसिस आती है तो मूवी इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो उसको ढूंढते 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 मैं यहाँ पहुंच गया। और तब मुझे पता चला कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप का फुटेज, अगर ये डायरेक्टर्स नहीं होते ना सिद्धार्थ, तो कभी नाजी का कंसंट्रेशन कैंप का फुटेज भी हमें नहीं मिलता। एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर जो आपको नासिक कंसंट्रेशन कैंप की रियलिटी दिखाती है, लाइव जो डॉक्यूमेंट्री जो अमेरिकन आर्मी ने के डिवीजन ने शूट की थी। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे आप जरूर देखिएगा। जरूर सर, मैंने हाउ टू स्टेज ए कू माई लिस्ट में उसको लिस्ट कर दिया है, मैं देखूंगा आराम से। मतलब भाई बजट तक का समय थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त है। और ये अर्थात है। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में, सवाल पूछिए, सुझाव दीजिए। और हमारा जो रोजाना एक शो है खर्चा पानी, शाम को 7 बजे यूट्यूब पर आ जाता है, तो उस पर भी अपनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।